सारे जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, साथ में उसकी जजमेंट्स करो। तो अगर सिर्फ ना स्मार्ट वर्क करो कि जो जरूरत है उतना पढ़ो, पर डिटेल में पढ़ो। ये मत करो कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ज्यादा बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहाँ तक किया था बेटा हमने? अच्छा, एप्लीकेबल। साउंड क्लियर है शिफाली आपको? साउंड क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके। तो बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इज फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स एप्लीकेबल टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955? और जब आपने इसको आंसर करना है, इसका आंसर यस या नो में नहीं है, पार्टली यस है, पार्टली नो है। और इसको सपोर्ट करने के लिए जब हमने इसको आंसर करना है, तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में गिल्टी पार्टी या इनोसेंट पार्टी जैसा कोई भी पैरामीटर नहीं है। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं और वो हमें मिलते हैं सेक्शन 23 में। तो बेटा बेयर एक्ट निकालो, सेक्शन 23 निकालिए, सेक्शन 23 निकालिए, सेक्शन 23 निकालिए। शिपाली रीड कर बेटा सेक्शन 23। यस मैम। Section 23, decree in proceedings. Clause 1. In Yes. any proceeding under this act, whether defendant or not, if the court is ये satisfied वाला that क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। 23 में के ओपनिंग क्लॉज में आप बेटा उसको अंडरलाइन कर लो, बेयर एक्ट में डिफेंडेड और नॉट, डिफेंडेड और नॉट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो आपका ये क्लॉज है वेदर डिफेंडेड और नॉट, इससे पता चलता है कि दूसरी पार्टी कह रही है या नहीं कह रही। कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी है, कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है सेक्शन 23। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेक्शन 23 में जो है वेदर डिफेंडेड और नॉट, कि दूसरी पार्टी कह रही है या नहीं, कोर्ट ने अपने आप ही इंश्योर करना है कि कोई भी मैट्रिमोनियल बार अप्लाई ना करे। तो कोर्ट ने पिटीशन एंटरटेन करने से पहले ये नहीं देखना कि कौन सी पार्टी गिल्टी है, क्या इनोसेंट है। कोर्ट ने ये देखना है कि नो मैट्रिमोनियल बार शुड बी एप्लीकेबल टू द पिटीशन। अगर कोई मैट्रिमोनियल बार अप्लाई करेगा तो पिटीशन एंटरटेन नहीं करेगी। तो हमारे यहाँ पर गिल्टी इनोसेंट का पैरामीटर नहीं है, हमारे यहाँ पर सेपरेट मैट्रिमोनियल बार्स का कंसेप्ट है। तो बेटा इसके लिए लिखिए, इसके लिए लिखिए, फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स is partly included into Hindu Marriage Act 1955. This theory is included from the point of view of matrimonial wrongs, as even under Hindu Marriage Act 1955, even under Hindu Marriage Act 1955,
Section 13 subsection 1, section 13 subsection 1 has recognized adultery, cruelty, desertion and unsoundness of mind as a ground of divorce, as a ground of divorce. But our act, this statute has not inculcated, this statute has not inculcated the concept of innocent party and guilty party. The concept of innocent party and guilty party. This act is having its own independent parameters. This act is having its own independent parameters. This act is having its own independent parameters in the form of bars, BARS, bars to matrimonial relief, bars to matrimonial relief, bars to matrimonial relief under section 23 subsection 1, under section 23 subsection 1. Therefore, before entertaining any petition, under this act, बेटा जहां पर आप एक्ट लिखेंगे ना, एक कैपिटल लिखना, बिकॉज हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन है तो एक कैपिटल लिखना. हाँ, क्या लिखा कविता, एक बार रीड करना बेटा. The form of bars of matrimonial relief under section 23 subclause 1. Therefore, before entertaining any petition under this act, the court will ensure that no matrimonial bar should be applicable. No matrimonial bar should be applicable rather than the fact whether the petitioner is innocent party or guilty party. Rather than the fact whether the petitioner is innocent party or guilty party. बेटा यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. अखिल, आपने कुछ पूछना है बेटा यहां तक? नो मैम. बेटा कोई डाउट है तो पूछिए. ओके, तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स. सेकेंड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स देखिए, सेकेंड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. एग्जामिनेशन में, मेंस में आने के बहुत चांसेस रहते हैं. अगर आप अपने 10 ईयर पेपर चेक करेंगे, 10 ईयर पेपर में आपको टाइम एंड अगेन आपको जुडिशियल मेंस में आपको इस एरिया से क्वेश्चन मिलेगा.
जो कि आपका सेक्शन 13 कैपिटल बी है हिंदू मैरिज एक्ट का। बेटा इस थ्योरी को करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आपका सेक्शन, जो हमारा सेक्शन 13 है बेटा डाइवोर्स का, उसमें आपका 13 सबसेक्शन 1 है, 13 सबसेक्शन 2 है, फिर 13(1)(a) है, उसके बाद 13 कैपिटल ए है, फिर 13 कैपिटल बी है। तो हम जो डाइवोर्स का जो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट में, उसको हम सीरीज ऑर्डर में नहीं कर रहे, हम थ्योरीज की फॉर्म में करेंगे। तो कोई सेक्शन पहले हो जाएगा, कोई बाद में हो जाएगा, पर होगा आपका टोटलिटी में कवर, ताकि एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है आपका थ्योरी ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। हाँ जी, इसके बाद जो सेकंड थ्योरी के डेवलपमेंट के ग्राउंड्स थे, दैट वाज सोन बाय लूप होल्स इन द फर्स्ट थ्योरी। जब हम देखते हैं कोई भी सोसाइटी डेवलप करती है तो रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं। रिलेशनशिप में किस तरह से चेंजेस आते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल हम मैरिटल रिलेशन की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कई बार कोई भी पार्टी गिल्टी पार्टी नहीं है, या फिर कोई दोनों ही पार्टी इनोसेंट है या दोनों ही पार्टी गिल्टी है, और टेम्परामेंटल डिफरेंसेस की वजह से वो आपस में इकट्ठे नहीं रह पाते। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस केस में, क्योंकि उनमें से कोई इनोसेंट या गिल्टी पार्टी ऐसी नहीं है, एक पार्टी इनोसेंट नहीं है, एक पार्टी गिल्टी नहीं है, उन्हें डाइवोर्स का रिलीफ नहीं मिलेगा। तो जब हमने देखा कि सिचुएशंस आने लगी जहां पर कोई भी पार्टी गिल्टी नहीं है, पर फिर भी हस्बैंड एंड वाइफ का इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो मैरिटल रिलेशन है वो हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के कंसेंट से चलता है। अगर एक भी पार्टी विलिंग नहीं है इस रिलेशन को कंटिन्यू करने में, तो घसीटने की जरूरत नहीं है, फिर तो बेटर है कि एक एम्प्टी शेल को खत्म कर कर दोनों ही अपनी लाइफ अफ्रेश स्टार्ट करें। और यही कारण था कि जो सेकंड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स पिक्चर में आई, जहां पर हमने म्यूचुअलिटी की बात की। इसके अंडर लिखिए, इसके अंडर लिखिए, द सेकंड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, द सेकंड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, that is theory of divorce by mutual consent has come into being due to has come into being due to loopholes or weaknesses in fault theory of divorce. Fault theory of divorce. Sometimes, full stop के बाद, sometimes the relationship between the spouses is such that they are not able to live together. They are not able to live together either due to temperamental differences, or difference in educational, social or cultural background, but
they cannot avail benefit, they cannot avail benefit of fault theory of divorce as neither of the spouses could be said to be a guilty party. Neither of the spouses could be said to be a guilty party. Therefore, second theory of divorce, came into being, that is divorce by mutual consent. Divorce by mutual consent. In this theory, the requirement of guilty party has been done away with. The requirement of guilty party has been done away with, and parties by mutual agreement, could decide regarding the filing of petition for divorce. Regarding the filing of petition for divorce. Question लिखिए. Is this theory applicable to Hindu Marriage Act 1955? Is this theory applicable to Hindu Marriage Act 1955? इसमें लिखिए. When originally Hindu Marriage Act came into force in 1955, this theory was not part and parcel of this statute. But with passage of time, a need was felt for inclusion of this theory, and ultimately parliament या legislature, कुछ भी, parliament inserted this theory by the का T capital लिखना है, the Marriage Laws Amendment Act 1976, by the Marriage Laws Amendment Act 1976, the Marriage Laws Amendment Act 1976, in the form of section 13 capital B,
in the form of section 13 capital B. बेटा आज फॉर्मली हमने मैरिज एक्ट को स्टार्ट कर दिए। कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बेटा, सेक्शन 13B खुद में एक फुल फ्लेज एरिया है। अगर आप 13B को देखेंगे, 13B के दो सबसेक्शन है, 13B1 एंड 13B2। दोनों के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों के सेपरेट एरियाज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जजमेंट्स। हमें इस सेक्शन के अंदर एटलीस्ट 8-9 जजमेंट्स को डिटेल में करना पड़ेगा अगर हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। और इन्हीं जजमेंट्स में से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप प्लीज कल जब आए तो अपना बेयर एक्ट साथ रखिए बेटा। बिना बेयर एक्ट के इन सेक्शंस को कर पाना मुमकिन नहीं होगा, बिकॉज उनमें एक एक फ्रेजेस के आगे हमें डिस्कस करना पड़ेगा सेक्शन में कितने फ्रेजेस हैं, कितनी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और हम किस एरिया को कर रहे हैं। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ओके बेटा, हम लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। आपका अब सीआरपीसी का लेक्चर होगा बेटा। सीआरपीसी के लेक्चर में भी ना आप इंटरेक्टिव रहिए, थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव रहिए, बिकॉज टीचर को जब तक फीडबैक नहीं मिलता तो वो आगे काम नहीं करता। तो जितना आप इंटरेक्शन करेंगे, जितना आप क्वेश्चनिंग करेंगे, वो टीचर को मजबूर करते हैं आगे पढ़ने के लिए। तो आप प्लीज अपना सेशन इंटरेक्टिव रखिए। शिफाली, कुछ पूछना है बेटा आपने आज के लेक्चर में से? नो मैम। ओके बेटा, जो आप एविडेंस का पूछ रहे थे ना, जजमेंट्स एंड ऑल, वो हम वीकेंड्स पे रखेंगे। मैं आपको पहले बता दूंगी जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा वीकेंड जजमेंट्स एंड ऑल जो मैं देख रही हूँ आपकी एविडेंस की, फिर हम वो एक लेक्चर अपना वीकेंड पे रखेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। यस, तो कल हम फिर स्टार्ट करेंगे बेटा। कल आपका शार्प 10:30 स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्लीज कल विद बेयर एक्ट्स ही आइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।